दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में हर साल किसी न किसी तरह के इलेक्शंस चल ही रहे होते हैं, पर आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किस इलेक्शंस में किस पोजीशन पे किस कैंडिडेट को वोट डालकर आ रहे हैं। उन्हें बस एक पार्टी का नाम पता होता है जिसके नाम पर वो वोट डाल आते हैं, फिर चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के ही इलेक्शंस क्यों ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट की पूरी हायरार्की समझेंगे, जानेंगे कि इलेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन से इलेक्शंस में हमें किसे वोट देना चाहिए, जिसके लिए हमें यह भी समझना होगा कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे गवर्न होता है, इंडिया का स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस क्या है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के एंड तक आपको पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट आदि इन सभी के बीच में अंतर, इनके फंक्शंस और इनके इलेक्शंस का प्रोसेस आप सभी को समझ आ जाएंगे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर छोटे हिस्से पे एक लीडर बिठा दिया जाता है जिसका काम अपने हिस्से के काम को एफिशिएंटली करना होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी कंपनी का एक मालिक है जिसने अपने नीचे 10 अलग लोगों को रखा हुआ है काम करने के लिए। इन 10 लोगों ने अपने नीचे और अलग से लोग रख रखे हैं काम करने के लिए, और ये हायरार्की तब तक बढ़ती रहती है जब तक कंपनी के सबसे छोटे काम पर कोई आदमी अलॉट नहीं हो जाता। उस कंपनी को रन करने के लिए सभी मेंबर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो उनके पूरी ईमानदारी से करनी होती है और अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है, और इसी तरह से कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करी जाती है। ऐसे ही भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए भारत को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है, और भारत के सबसे छोटे पार्ट को कहा जाता है वार्ड। वार्ड यानी आस पड़ोस के लोग या एक छोटा एरिया, और ऐसे ही छोटे छोटे वार्ड्स को मिलाकर बनता है एक गांव, एक विलेज। अब एक गांव को रन करने के लिए उस गांव के सभी लोग वोट द्वारा मिलकर अपना लीडर चुनते हैं, और इस लीडर को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पंचायत प्रेसिडेंट, ग्राम प्रमुख, ग्राम प्रधान, ग्राम अध्यक्ष, ग्राम सरपंच, उनमें से कुछ नाम है। और सरपंच के नीचे अलग अलग वार्ड से 5 मेंबर्स और चुने जाते हैं जिन्हें वार्ड मेंबर्स भी कहा जाता है, और सरपंच और इन वार्ड मेंबर्स को मिलाकर बनती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का काम होता है गांव में वाटर रिसोर्सेज, सड़कें, नालियां, तालाब, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिसोर्सेज बनवाना। सरकार ने अगर कोई स्कीम निकाली है तो उसका गांव में प्रचार करना, लोगों तक उस स्कीम की सुविधाएं पहुंचाना, गांव में बड़ा कोई भी इवेंट, ये सब ग्राम पंचायत के काम होते हैं। ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, और पंचायत के द्वारा लिए गए फैसले उस गांव के लोगों के बीच में बैठकर लिए जाते हैं, जिसे ग्राम सभा कहा जाता है। अब ऐसे ही बहुत से ग्राम पंचायत मिलकर बनता है एक ब्लॉक, या कह लीजिए एक तहसील, जिसे रन करता है जनपद पंचायत, जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी कहा जाता है। ब्लॉक समिति के कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। उस ब्लॉक में आने वाले गांव के सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, एमपीज, एमएलए से मिलकर ही ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति बनती है, और सभी की आपसी सहमति या वोट द्वारा सभी सरपंचों में से एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। यहाँ एमपीज, एमएलए, जिला परिषद क्या होते हैं ये हम वीडियो में अभी आगे समझेंगे। ब्लॉक समिति का मेन काम होता है ये मेक श्योर करना कि उसके अंडर आए गांव में विकास का काम हो रहा है कि नहीं। गांव में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को भेजना टू मेक श्योर कि किसानों को अच्छी से अच्छी फसल मिले। सभी गांवों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से फंड्स रेज करना भी ब्लॉक समिति का ही काम होता है। बेसिकली ग्राम पंचायत को अगर कोई भी काम करना है तो उसको ब्लॉक समिति के सामने अपना आइडिया पेश करना पड़ेगा और उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके बाद काफी सारे ब्लॉक्स को मिलकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, जिसको रन करती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसे जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहा जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी अलग अलग ब्लॉक्स के चेयरपर्सन, एमपीज और एमएलए से मिलाकर ही बनती है। इसके कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के हेड, इसके मेंबर्स अपनी पहली मीटिंग में ही वोट द्वारा डिसाइड करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट को रन करना, और डेवलपमेंट के लिए इनके पास फंड्स आते हैं थ्रू टैक्सेस लाइक हाउस टैक्सेस, वाटर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड टैक्स, मार्केट टैक्स एक्सेट्रा। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी न किसी स्कीम द्वारा इनको पैसा देती ही रहती है। और यही होते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, जिसे 3 टायर्स ऑफ पंचायत राज सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, भारत में कुछ स्टेट्स लाइक यूपी में जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत की डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। बट वहीं भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि केरला, जहां पर इन 2 लेवल पे भी पंचायत की डायरेक्ट इलेक्शंस बाय द पीपल होते हैं। तो इसी तरह से रूरल एरियाज में या पिछड़े इलाकों में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6614 ब्लॉक पंचायत हैं और 630 जिला पंचायत हैं। इन पंचायत का स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सिटीज, शहरों में। शहरों को सबसे छोटे लेवल पे एक ब्लॉक में बांटा जाता है। हर ब्लॉक से एक उम्मीदवार खड़ा होता है जिसे हम वोट देकर जिताते हैं। अब एज पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड पॉपुलेशन ये डिसाइड होता है कि उस सिटी को किस लेवल की म्यूनिसिपैलिटी रन करेगी। इसमें 4 तरह की म्यूनिसिपैलिटी आती हैं। सबसे पहली होती है नगर पंचायत, जिन सिटीज की पॉपुलेशन 12,000 से ज्यादा
और 40,000 से कम होती है वो एरियाज नगर पंचायत द्वारा रन किए जाते हैं। इनमें वो एरियाज आते हैं जो डेवलपमेंट की वजह से रूरल से अर्बन में आ रहे हैं। नगर पंचायत को जो हेड करते हैं उन्हें कहा जाता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट। नगर पंचायत के ऊपर आती है म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसमें 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सिटीज आते हैं। इनको म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर परिषद भी कहा जाता है। फिर आती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे नगर निगम भी कहा जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेट करती है 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज को, जिसके हेड को मेयर कहा जाता है। इससे भी बड़ी होती है मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी, जिसे महानगर पालिका भी बोलते हैं, जिसमें 12 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज आती हैं। इन सिटीज के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काम सभी कॉर्पोरेशन के सेम होते हैं, टू रन द सिटी मोर एफिशिएंटली। शहर के लोगों को पानी, खाना, साफ सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, मार्केट, डेली लाइफ रिसोर्सेज पाने में कोई परेशानी ना आए, ये म्यूनिसिपैलिटी का ही काम होता है। सभी म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन सिटीज को वार्ड्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करके ही करवाया जाता है, और ये इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ही होते हैं। एक पॉइंट में यहाँ पर क्लियर कर दूं कि चाहे पंचायत हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी, हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करती है, जिनके नीचे और भी अलग अलग विभाग के ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं उस लेवल की म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत के। और ये ऑफिसर्स डायरेक्ट यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके बनते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे चुने कैंडिडेट्स कहीं भी कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी फंड्स की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी को भी फंड्स थ्रू टैक्सेस ही आते हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, लैंड टैक्स एक्सेट्रा। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड्स देती ही रहती है। एक चीज यहाँ मैं और क्लियर कर दूं कि म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। हम एक इंडिविजुअल को वोट देते हैं जिसका खुद का चुनावी चिन्ह होता है, जो हमारे ब्लॉक या हमारे एरिया से इलेक्ट होता है। वो अलग बात है कि भारत में हर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में वोट मांगने आता है, पर हमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट करना चाहिए जो हमारे वार्ड, हमारे ब्लॉक या हमारी सिटी में डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार हो। और इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। भारत में 2100 नगर पंचायत हैं, 1500 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं और 100 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं और 12 महानगर म्यूनिसिपैलिटी हैं। और इसी तरह से अर्बन्स, शहरों को रन किया जाता है बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब छोटे छोटे सिटी या गांव से मिलकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। और कई सारी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है एक डिवीजन, जिसे हेड करते हैं डिविजनल कमिश्नर, जो खुद भी एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। भारत में केवल 102 डिविजन्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिविजन्स यूपी में हैं, जो कि 18 हैं। अब कई डिवीजन से मिलकर बनता है एक स्टेट, जिसको रन करने के लिए होते हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या बैठक जहां स्टेट या कंट्री के लॉज बनाए जाते हैं। स्टेट्स के जैसे ही कुछ डिविजन्स को मिलाकर यूनियन टेरिटरीज भी बनती हैं, जिनकी खुद की सरकार नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है उसकी खुद की इलेक्टेड सरकार द्वारा, जिसे उस स्टेट के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रन करते हैं। एक स्टेट की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहां उस स्टेट के लॉज बनाए जाते हैं। हर स्टेट के गवर्नर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के, जो ये देखते हैं कि स्टेट की सरकार अपना काम सही से कर रही है कि नहीं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। और वहीं यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन करी जाती हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्पेसिफिकली कह लीजिए प्रेसिडेंट द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, जो यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी एंड दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है कि इन 8 टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी के खुद के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और इनके सीएम भी होते हैं, क्योंकि इन्हें पार्शियल स्टेट की मान्यता दी गई है। और दिल्ली और पौंडीचेरी की तो खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, यानी ये दोनों यूनियन टेरिटरीज होने के बाद भी खुद के लॉज एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, पर उनको अपने स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पास करवाना पड़ेगा। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यूनियन टेरिटरीज बनाने की जरूरत ही क्या थी, स्टेट्स ही बने रहने देते। तो इसका जवाब है कि 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करे जा रहे थे, तब कुछ स्टेट्स ऐसे पाए गए जिनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी छोटा था। ये स्टेट्स फाइनेंशियली वीक हैं, इकोनॉमिकली अनबैलेंस्ड है और पॉलिटिकली अनस्टेबल है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये स्टेट्स इंडिपेंडेंटली खुद का एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर सकते और इनको हमेशा यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और इसलिए इनको यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया गया, यूनियन की टेरिटरीज। तो भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स, जिनसे बनते हैं जोन्स। भारत के 6 जोन्स हैं: नॉर्थ जोन, साउथ जोन,
ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। जोन्स को एडमिनिस्टर करते हैं जोनल काउंसिल और सारे जोन्स के चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। एंड फाइनली इन 6 जोन से मिलकर बनता है इंडिया, जिसे यूनियन या पार्लियामेंट कहा जाता है। अब यहां तक हमने इंडियन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर और लोकल गवर्नमेंट बॉडी समझ ली हैं, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत आते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेट्स और कंट्री लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन और कैसे रन करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स की। अब किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कुछ लॉज या पॉलिसीज बनानी होती हैं, जो बनती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। पर भारत में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां लॉज बनाने के लिए 2 बॉडीज लगती हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आगे बढ़ने से पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्क समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा बोला जाता है, ये स्टेट का लोअर हाउस होता है, और वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद बोला जाता है, ये स्टेट का अपर हाउस होता है। किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज्यादा और 60 से कम कैंडिडेट्स नहीं हो सकते, और इन कैंडिडेट्स को एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और ये एमएलएज लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन केस है, सिक्किम, जहां केवल 32 एमएलएज ही हैं। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और इन मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मेंबर्स अपना चेयरमैन खुद इलेक्ट करते हैं। इस फोटो में आप स्टेट वाइज विधानसभा और विधान परिषद की नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही होता है, तो इस फोटो में आप वो देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं होते, बल्कि म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एमएलएज और गवर्नर द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इनमें से कुछ सीट्स टीचर्स, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस से जुड़े लोगों की रिजर्व्ड होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं उनके इलेक्टेड चेयरपर्सन। और आखिरी मेजर अंतर है कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं 6 साल के लिए। अब इन दोनों हाउसेस का काम होता है हमारे स्टेट की अर्थव्यवस्था को सही करना। हमारे स्टेट में क्या क्या परेशानियां हैं और उनको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये इस हाउसेस में डिसाइड होता है। हर मेंबर इस हाउस में अपनी बात रख सकता है। क्या लॉज और पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये भी ये दोनों हाउसेस ही मिलकर डिसाइड करते हैं। इसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज इलेक्ट होते कैसे हैं। तो एक स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है एज पर पॉपुलेशन, जो कि फिक्स्ड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि यूपी में 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टी से एक कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है। अब हर स्टेट के लोग जिस पार्टी को चाहते हैं कि वो उनका स्टेट गवर्न करे, उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करके जिताते हैं, जिनको एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। जिस पार्टी के लोग 50% से ज्यादा एमएलए बन जाते हैं, वो पार्टी जीत जाती है और स्टेट चलाने की जिम्मेदारी उस पार्टी को दे दी जाती है। और फाइनली पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर अनाउंस करती है, और हर पार्टी को लुकआउट करने के लिए स्टेट में होते हैं गवर्नर, जो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सीएम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पूरे स्टेट को, उनके नीचे आते हैं एमएलएज, जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और फिर उनके नीचे आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, एंड दिस इज हाउ अ स्टेट इज रन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। यही सेम पैटर्न फॉलो होता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, जिसे पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। पार्लियामेंट बनता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा, जिसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जैसा सिमिलर होता है। और राज्यसभा, जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होती है, ये एकदम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के जैसी होती है। जैसे विधानसभा के मेंबर्स को एमएलएज बोला जाता है, वैसे ही लोकसभा के मेंबर्स को बोला जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो डायरेक्ट लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं। और लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 होती हैं, जिसमें से एट प्रेजेंट केवल 543 सीट्स फिल्ड हैं। वहीं राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपीज ही कहा जाता है, पर वो डायरेक्ट लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं होते। ये लोकसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट होते हैं, जिनमें से कुछ सीट्स टीचर्स, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस जैसे फील्ड्स के महारथियों के लिए रिजर्व होती है। राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स होती हैं, जिसमें अभी केवल 245 सीट्स ही फिल्ड हैं। इस फोटो में आप राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब इस मैप को देखिए, किसी भी पार्टी को यूनियन गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट जीतनी होंगी। जो पूरे देश की 50% से ज्यादा लोकसभा की सीट जीतेगा, वही सेंटर में अपनी सरकार बनाएगा। जैसे स्टेट्स में एमएलएज के लिए इलेक्शन होता है, उसी तरह से नेशनल लेवल पे एमपीज का इलेक्शन होता है। पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स खड़े होते हैं। जिस पार्टी के 50% से ज्यादा एमपीज बनते हैं, वही सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्ट्री जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर,
रेलवे मिनिस्टर आदि डिसाइड करती है, जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीज, जो पोजीशन वाइज सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं। और पार्लियामेंट के तीसरे टायर है प्रेसिडेंट, जिन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हु इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी हायरार्की। प्रेसिडेंट का चुनाव एमपीज और एमएलएज यानी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर करते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर ही पार्लियामेंट रन करते हैं। कोई भी लॉ अगर कंट्री में बनाना होता है तो वो इन तीनों से पास होना चाहिए। अब लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या होता है वो अलग से एक टॉपिक है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं सारे टाइप्स ऑफ इलेक्शंस को समराइज कर दूं तो हमारे देश में 8 तरह के इलेक्शंस होते हैं। पहला प्रेसिडेंट पद के लिए, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, तीसरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा लोअर हाउस के लिए जो डायरेक्टली बाय द पीपल इलेक्ट होते हैं, चौथा राज्यसभा के लिए, पांचवा मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए जो डायरेक्ट बाय द पीपल इलेक्ट होते हैं, छठा मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के लिए, सातवां और आठवां लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए जिसमें म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन आते हैं। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट होल्डर किसी कारणवश रिजाइन कर देता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है या मर जाता है तो उसके लिए बाई इलेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नेंस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसे समझाने का मेरा सिंपल और क्लियर मकसद था कि भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे और कौन रन करता है, इसकी हायरार्की क्या है और इस हायरार्की में कौन से मेंबर हैं जिन्हें हम वोट करके जिताते हैं। दूसरा, लोगों को पता हो कि वो किस तरह के इलेक्शंस में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि वो अगली बार अगर वोट डालने चाहें तो ये सोच समझ के जाए कि वो हायरार्की के किस लेवल पे किसको देखना चाहते हैं। केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर हायरार्की के हर लेवल पे वोट डालना गलत है। अब इस वीडियो को समझने के बाद ये जरूर देखिएगा कि आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितनी पंचायत है और कौन सी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आपका सिटी आता है और आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, कि आपका एमपी और एमएलए कौन है और किसने आपके लिए क्या किया है। ये सोच समझ कर ही अगली बार वोट कीजिएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी और गहराई से समझने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।